जय हिंद। आज हम लोग रॉलेट एक्ट को शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि इससे एक भी प्रश्न नहीं छूट पाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक काला कानून था भारतीयों के लिए अभिशाप था, जो बहुत ही खराब साबित हुआ भारतीयों के लिए। हम लोग समझते हैं कि वो रॉलेट एक्ट जो आया था उसका तार कहाँ से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बैक कि वर्ल्ड वार की तरफ चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 1914 में शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वार फर्स्ट की, और इस खत्म कब हुआ था? नवंबर 1918 में। वहां 4 साल तक ये युद्ध चला था। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो जो अंदर में जो हो रहे थे क्रांतिकारी लोग पनप रहे थे, तो उनसे बचने के लिए एक नियम बनाया गया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950। चूंकि ये एक्ट 1915 में लाया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950। ध्यान रखिएगा थोड़ा, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ताकि अंदर में जो क्रांतिकारी लोग पनप रहे थे उनसे बच सके। उनको जबरन जेल में बंद करके या किसी और माध्यम से उनकी आवाज को कुचल करके, उनका कुछ अधिकार को छीन करके, ताकि वो पूरा का पूरा फोकस जो किसी और देश से युद्ध कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस पर फोकस कर सके। क्योंकि उस समय हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से ही झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है प्रथम विश्व युद्ध में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। तो उस टाइम पे नियम लाया गया था। वो नियम का जो डेट था वो बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और जब ये खत्म होगा प्रथम विश्व युद्ध, उसके 6 महीने बाद तक ये नियम लागू रहेगा, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके 6 महीने बाद ये एक्ट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने सोचा कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो जो क्रांतिकारी लोग, जो गर्म दल के नेता है, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ये सब पनप रहे थे उस टाइम पे। आपको हम बताए भी थे भगत सिंह के बारे में कि कैसे कैसे उन अपना हिस्सा आगे बढ़ चढ़ के दे रहे थे। तो इस डर से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस नियम को, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को ही एक्सटेंड करने के बारे में सोचा कि इस नियम को ही हम आगे बढ़ा दें, मतलब इनफाइनाइट, इंडेफिनिट पीरियड के लिए, मतलब हमेशा के लिए इस नियम को हम बढ़ा दें, ताकि जो लोग पनप रहे हैं क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी लोग भारतीय स्वतंत्रता के लिए, वो लोग अपना आवाज उठाए ही नहीं, आवाज उठाने से पहले ही उसकी आवाज को हम लोग दबा दें। ऐसा उनका सोच था ब्रिटिश सरकार का। चलिए तो इसके बारे में हम समझते हैं। पहले तो आप समझ गए कि प्रथम विश्व युद्ध से संबंध हमारा क्या था, और प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को ही एक्सटेंड किया, उसके डेट को बढ़ाया। वो एक कमेटी थी, सर सिडनी कमेटी, जिस कमेटी के तहत फैसला लिया गया कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को इंडेफिनिट पीरियड के लिए बढ़ाया जाए, ताकि जो भी पनप रहे हैं क्रांतिकारी नेता भारत में, वो लोग अपना आवाज उठाए ही नहीं, आवाज उठाने से पहले ही उसको जेल में बंद कर दो, उसके अधिकारों को छीन लो। अब समझते हैं कि ये जो नियम था, यही नियम चल के, मतलब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था, इसी नियम को बढ़ा दिया और इसी का नाम रख दिया रॉलेट एक्ट। ये समझ गए कि तार कहां से जुड़ा हुआ था, इसका ओरिजिन पॉइंट कहां था? प्रथम विश्व युद्ध, वहां से ही इसका तार जुड़ा हुआ है। इसके नियम पर कर लेते हैं चर्चा। इसका जो नियम था कि शक के आधार पर वो किसी भी घर की तलाशी ले सकता है, किसी भी आदमी की तलाशी ले सकता है, और किसी को भी 2 वर्ष के लिए जेल के अंदर डाल सकता है, सिर्फ शक के आधार पर। उसको कोई जस्टिफिकेशन देने की अनुमति नहीं थी। अब क्या है कि उसको कोई दलील नहीं सुनता था उसमें। जिसको भी पकड़ लिया, जैसे मान लीजिए आप ही गाड़ी चलाते हैं और हेलमेट अगर आपके माथे पे नहीं है, पुलिस पूछती है कि हेलमेट काहे नहीं है, तो आप उसको बोलते हैं ना कोई अपना बचाव में कि हाँ इमरजेंसी है, या हेलमेट कहीं छूट गया, चोरी हो गया, कोई और रीजन आप बताते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया पुलिस, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, आप अपने बचाव में कुछ बोलिए। नहीं, बोलने का अधिकार छीन लिया गया था। उसके बाद क्या है कि आप अपने तरफ से कोई भी पढ़ा लिखा वकील या कोई भी वकील नहीं रख सकते हैं। फिर क्या कि अपील, जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं की जाती है, आपके मामलों की सुनवाई, तो आप जाते हैं हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट भी नहीं सुनता है आपका मामला, तो आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उस टाइम पे इस अधिकार को भी छीन लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि आप किसी कोर्ट में जाकर के अपने पक्ष में अपील नहीं कर सकते हैं, याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। ये हो गया शक के आधार पर 2 वर्ष की सजा। ये तो दोनों सेम ही है, सेम ही नियम 2 बार लिखा गया। चलिए कोई बात नहीं है। अब समझते हैं कि इस एक्ट को देख करके ये बहुत ही काला नियम था, और गांधी जी बहुत
चिंतित हो गए थे उस टाइम पे कि क्या किया जाए। तब जाके इन्होंने 1999 में, मतलब 1919 ईस्वी में जो है क्या किया, रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया, शुरुआत किया रॉलेट सत्याग्रह का 1919 ईस्वी में। चूंकि ये एक्ट आया भी था 1919 ईस्वी में, नवंबर 1918 तक, मतलब ये चला था वर्ल्ड वार, और उसके बाद 6 महीने बाद तक इसको एक्सटेंड करना था, लेकिन 6 महीने एक्सटेंड नहीं करके इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो आ गया 1919 ईस्वी, और उस टाइम पे गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत करी इस आंदोलन के विरुद्ध में, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। अब देखिए 30 मार्च को जो है स्वामी सहजानंद जी ने कर मत दो आंदोलन की शुरुआत किया। मतलब यहाँ पर जो भी हम डेट लिखा हुआ है सब 1919 ईस्वी की बात हो रही है। 30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी सहजानंद ने आंदोलन किया, कर मत दो आंदोलन। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम में प्रश्न क्या आता है कि कर मत दो आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तो उसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद। लेकिन अगर वहीं पे एग्जाम में प्रश्न आता है कि कर मत दो का नारा किसने दिया, तो उसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए कर मत दो आंदोलन की शुरुआत किसने किया, स्वामी सहजानंद। लेकिन कर मत दो का नारा किसने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहां पर एक और प्रश्न बनता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ये कहाँ का नारा है, ये अमेरिका का है। अमेरिका के क्रांतिकारी लोगों का नारा है कि कर नहीं तो प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, नो रिप्रेजेंटेटिव नो टैक्स। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बनता है, याद रखिएगा आप। फिर क्या है कि गांधी जी के द्वारा ही 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल किया गया, पूरे देश में हड़ताल किया गया। हर एक जगह पर, हर एक राज्य में जो नेता थे उनको बताया गया कि आप सब लोग मिल करके हड़ताल कीजिए, और इसका विशेष प्रभाव पंजाब में और बंगाल में हो रहा था। ठीक है, फिर क्या है कि जैसे ही वो हड़ताल हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और वहां बॉम्बे लेके चला गया गांधी जी को। फिर क्या है कि 9 अप्रैल को पंजाब में और बंगाल में बहुत व्यापक स्तर पर यह हड़ताल चला था, और पंजाब के जो 2 बड़े नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए एक दिन पहले 8 अप्रैल को गांधी जी को किया गया गिरफ्तार, बॉम्बे ले जाया गया, और उसके एक दिन बाद ही 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो बहुत बड़े लीडर थे। आपको हम बताए थे, जब भगत सिंह की जीवनी बताए थे, उस टाइम पे इनके ही विरोध में लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, इनके विरोध का प्रदर्शन करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। तो अब क्या है कि यहाँ जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हो गई पंजाब से डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की, तो यहां से तार किसका जुड़ गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड का तार जुड़ गया इनकी गिरफ्तारी के समय में ही। अब देखिए समझते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि बैसाखी का दिन था। बैसाखी एक पर्व होता है पंजाब का, अमृतसर का बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है, उसमें लोग इकट्ठा हो रहे थे जालियांवाला बाग में जाकर के इनके विरोध, इनका जो गिरफ्तार हुआ था उनके विरोध में वो लोग इकट्ठा हो रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, और शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे। ठीक, उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। और पंजाब, चूंकि ये घटना पंजाब में हुआ था, तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ओ डायर, जिन्होंने ऑर्डर दिया था। याद रखिएगा, ओ डायर, ओ मतलब ऑर्डर, डायर इसका नाम ऑर्डर नहीं है, लेकिन ओ डायर इसका नाम है, और इन्होंने ऑर्डर दिया था। तो याद रखने का अच्छा तरीका है कि ओ डायर ने ही ऑर्डर दिया था जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने के लिए। अब आ गया अमृतसर का सेनापति। चूंकि ये घटना जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में है, तो वहां का जो सेनापति था वो क्या, कौन था, आर डायर था, आर डायर। अब ओ डायर ने ऑर्डर दिया था आर डायर को गोली चलवाने के लिए। इसके हाथ में तो कुछ नहीं था, पूरा का पूरा कंट्रोल तो ओ डायर के पास ही था ना। आर डायर जो था वो ब्रिगेडियर रैंक का था। अभी भी हमारे आर्मी में वही रैंक चल रही है। ब्रिगेडियर मतलब फील्ड अफसर होता है, फील्ड अफसर का पहला रैंक होता है ब्रिगेडियर, जिसको 1 स्टार मिलता है, सिंगल स्टार। बहुत बड़ा फील्ड अफसर है ये, कमीशन अफसर के बाद पहला फील्ड अफसर ब्रिगेडियर ही होता है। और जो गोली चलाया था उस टाइम पे वो सेना की रेजिमेंट कौन थी, गोरखा रेजिमेंट थी।
जिन्होंने अपना भारत में अभी बहुत नाम कमाया है। आप लोग जानते होंगे कारगिल वॉर से लेकर के 1962 तक बहुत नाम कमाया है, लेकिन वो उस टाइम भी तो पूरा अंग्रेजों के कंट्रोल में था ना। और देखिए भारतीय गद्दार कौन था? वो हंसराज था। हंसराज ने ही, लोग जब इकट्ठा हो रहे थे जलियांवाला बाग में, तो इसकी सूचना वो डायर को हंसराज ने ही दी थी, और बाद में जाकर के हंसराज सरकारी गवाह बन गया और अंग्रेजों के तरफ से हम लोगों के विरुद्ध में खड़ा हो गया। सरकारी गवाह बन गया सरकारी कोर्ट में जाकर के हंसराज। ये बहुत बड़ा गद्दार निकला। अब क्या है कि जैसे ही ये घटना हो गया, उस टाइम निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई, बहुत सारे निहत्थे लोगों की जान चली गई। तो उस हत्याकांड के बाद जो है बहुत सारे लोग त्याग पत्र दे दिए। अब कौन से लोग किस चीज का त्याग पत्र दिए, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। गांधी जी को मिला हुआ था कैसर-ए-हिंद, उन्होंने उसको त्याग दे दिया, उस पद को त्याग कर दिया। फिर जमनलाल जी को मिला हुआ था राय बहादुर पद को उन्होंने त्याग दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला हुआ था सर नाइटहुड की उपाधि, उन्होंने भी त्याग दिया इस हत्याकांड के बाद। फिर शंकर नायर वायसराय परिषद में ये काम कर रहे थे। अब सोचो कि ये जो परिषद है, ये जो सभा है, ये इतना बड़ा घटना को अंजाम दे सकता है, भारतीयों के खिलाफ निर्मम हत्या कर सकता है, तो इस परिषद में रह करके हम क्या कर सकते हैं? गद्दार ही कहलाएंगे। इसलिए इन्होंने वायसराय परिषद में काम कर रहे थे, उससे इस्तीफा दे दिए शंकर नायर। अब क्या है कि इतना बड़ा घटना हो गया, जरा सोचिए। फिर क्या है कि 18 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये घटना कब हुआ था? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ था, याद रखिएगा। 8 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। फिर 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई, और उसके बाद फिर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और 13 अप्रैल को ये हुआ। उसके बाद 5 दिन बाद 18 अप्रैल को 1919 ईस्वी को सत्याग्रह वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा, क्योंकि जलियांवाला बाग के बाद बहुत सारे स्टेट में भारतीय उग्र हो गए थे, हिंसा कर रहे थे। और हिंसा को दबाने के लिए, चूंकि गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए हिंसा को दबाने के लिए उन्होंने इस 18 अप्रैल 1919 ईस्वी को सत्याग्रह को वापस ले लिया। ठीक है। अब जैसे ही ये घटना, इतना बड़ा घटना इतिहास में हो गया, उसके बाद क्या है कि अंग्रेज ने जांच कमेटी का आदेश दिया कि जांच कमेटी बैठाया जाए और इसकी जांच किया जाए कि किसकी क्या गलती है। लेकिन अंग्रेज मतलब जो जांच कमेटी बनाया, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स को बनाया, उसमें क्या है कि हंटर आयोग एक नाम था, उस कमेटी का नाम दिया गया हंटर आयोग, जिसमें 3 भारतीय थे और 5 ब्रिटिशर्स थे। मतलब 8 सदस्यों का ये कमेटी था हंटर आयोग। एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि हंटर आयोग में कितनी सदस्य थे, तो 8 थे, 3 इंडियन और 5 ब्रिटिशर्स। इसमें कहा गया कि 379 लोगों की ही हत्या हुई है, और जो डायर था वो डायर इसको निर्दोष पाया गया, कहा कि ये निर्दोष है। और दोषी किसको दिया? डायर को निर्दोषी दिया, जो सेनापति था। सेनापति क्या कर सकता है? वो तो सिर्फ ऑर्डर ही मान सकता है ना, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा। लेकिन इन्होंने बताया कि सिर्फ 379 लोगों की ही हत्या उसमें हुई है, और डायर जो है वो निर्दोष हुआ। और बाद में चल करके जब ये डायर को वहां बुलाया गया, लंदन मतलब ब्रिटिश, तो वहां जाकर के लंदन में इसको तलवार दे करके सम्मानित किया गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। सोचिए, 1500 लोगों की हत्या कर दिया, और इस कमेटी में सिर्फ बताया कि 379 लोगों की ही हत्या हुई है, और इसको लंदन बुला करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसको पुरस्कार दिया, तलवार दिया पुरस्कार में, सम्मान में, कि आप बहुत अच्छा काम करके आए हैं। फिर इंडिया की तरफ से एक कमेटी बैठाया गया, उसका गठन किया गया, मदन मोहन मालवीय कमेटी, जिसमें डायर को दोषी पाया गया। लेकिन ये लोग कर नहीं क्या सकते थे, इनके हाथ में तो कुछ था नहीं, सारा का सारा कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में ही था। अब देखिए रॉलेट एक्ट का खात्मा कब हुआ? 1922 ईस्वी में खत्म हुआ। सोचिए जरा, इतना दिन तक ये नियम चला। लॉर्ड रीडिंग उस टाइम के वायसराय थे, लॉर्ड रीडिंग, जिन्होंने 1922 ईस्वी में जाकर के रॉलेट एक्ट को खत्म कर दिया। अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट नेम है रॉलेट एक्ट में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस टाइम में उधम सिंह जो थे वो अपनों को खोया था। इनको बहुत दर्द हुआ था भारतीयों को खोने के बाद, इस घटना से बहुत ये प्रभावित हुए थे। और उसके बाद उसी टाइम ये प्रण लिए थे उधम सिंह कि ओ डायर तुमको छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना भी दिन हो जाए, जैसे भी हो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये लगभग डेट तो मुझे याद नहीं है, शायद 1940 ईस्वी में। सोचिए जरा, 1919 ईस्वी में ये घटना हुआ था, और 21 साल बाद, लगभग 21 साल बाद, डेट हम आप लोग देख लीजिएगा, कॉक्सटन हॉल में लंदन में जो है, कॉक्सटन हॉल लंदन में ओ डायर थे, वहां पर सभा हो रही थी। उसमें जाकर के उधम सिंह बोला कि कौन है ओ डायर। उस टाइम पे ओ डायर बुढ़े हो चुके थे,
तो सबने बताया कि हाँ वही तो ओडार है। फिर जाकर के बोले वो अच्छा ओडार, तुम ही ओडार। निकाला पिछला, उसको ठोक दिया वहीं पर सभा में ही, और उसको बोला कि उस चीज का हम तुमसे बदला लिए हैं जो तुम 21 साल पहले घटना करके आए थे इंडिया में, उसका बदला उन्होंने 21 साल बाद लिया। ओडार की हत्या कर दिया लंदन में जाकर के कॉक्सटन हॉल में। यह प्रश्न पूछता है एग्जाम में, कॉक्सटन हॉल लंदन में है, जहां पर उधम सिंह ने ओडार की हत्या कर दिया। सोचिए जरा 21 साल बाद। कहा हम भारतीय हैं, एक बार जो प्रण ले लेते हैं, एक बार जो ठान लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है, और इन्होंने ऐसा करके दिखाया। जरा सोचिए, ये हंसराज भी भारतीय था और उधम सिंह भी भारतीय था, दोनों में क्या डिफरेंस है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।